नमस्कार दोस्तों, मैं पीके यादव स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल बिहार रिजल्ट टारगेट पे। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो साइंस का ये क्लास आप सभी के लिए 100% जरूरी है। और एक बात जान लीजिए दोस्तों, इस क्लास में हम आप सभी को कोशिका से संबंधित टॉप 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। और ये टॉप 30 ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो कि दोस्तों सभी परीक्षाएं में बार बार पूछे जाते हैं। अलग अलग परीक्षाओं में बार बार पूछे गए प्रश्न है और ये प्रश्न आपके सिलेबस का है और ये आपके सिलेबस पर आधारित भी है। तो दोस्तों, अगर आप लोग डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लोग पूरे ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग इस टॉप 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को रिवाइज कर लीजिएगा तो आप इतना समझिए कि आपकी तैयारी जो है 30% मजबूत हो जाएंगे। जितना पहले से है उतना मिला, क्योंकि साइंस में कोई भी स्टूडेंट किसी का भी अभी उतना 100% तैयारी नहीं है, क्योंकि 1-2% ऐसे स्टूडेंट है जिनका 100% तैयारी, क्योंकि सिलेबस जो है दोस्तों इसका बहुत लंबा है। उतना भी समझ लीजिए कि आपका 30% तैयारी हो ही जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और ज़्यादा टाइम न लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आप लोग जो जितना प्रश्न यहाँ पे आपको बताएंगे तो दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा। जो सभी प्रश्न, जिस प्रश्न का आप लोग उत्तर जानते होंगे, कमेंट्स में बताने का आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, आप सभी के लिए जो पहला प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न दोस्तों। ये डीएनए के बारे में बोल रहा है। कोशिका के डैश में प्रमुख रूप से संग्रहित होता है। ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों गोल्जी संरचनाएं, बी है दोस्तों कोशिका द्रव्य में, सी है दोस्तों यहाँ पे प्लाज्मा झिल्ली में, डी है दोस्तों यहाँ पे आपका नाभिक में। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये डीएनए जो है ये कोशिका के केंद्रक में प्रमुख रूप से, जिसको हम लोग दोस्तों नाभिक बोलते हैं, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस में मुख्य रूप से संग्रहित होता है। कौन दोस्तों? ये आपका डीएनए क्या होता है दोस्तों? कोशिका के नाभिक यानी न्यूक्लियस में क्या दोस्तों संग्रहित यानी स्थित होता है। यहाँ पे आपका विकल्प डी जो है ये करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, प्रश्न यहाँ पे निम्नलिखित में से नाभिक, जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, यानी न्यूक्लियस के अलावा किस कोशिका अंगक में डीएनए होता है? ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे साइटोप्लाज्म, बी है राइबोसोम, सी है गोल्जी उपकरण और डी है दोस्तों यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। तो याद रखिए दोस्तों, न्यूक्लियस के अलावा जो डीएनए पाया जाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। यहाँ पे आपका विकल्प डी जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। याद रखिएगा, न्यूक्लियस के अलावा जो डीएनए पाया जाता है वो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के दोस्तों कोशिका का ऊर्जागृह के नाम से हम लोग जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया किसके नाम जानते हैं हम लोग? कोशिका के ऊर्जागृह के नाम से हम लोग जानते हैं। यहाँ पे आपका विकल्प डी जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? इस टाइप से भी आपको प्रश्न पूछ सकते हैं। ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे राइबोसोम, बी है अंतःद्रव्य जालिका, सी है माइटोकॉन्ड्रिया और डी है दोस्तों गोल्जी का है। तो देखिए, न्यूक्लियस के बाहर जो डीएनए मिलता है ये जो है मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। यहाँ पे आपका विकल्प सी जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये अगला प्रश्न दोस्तों, ये अगला प्रश्न आपके लिए दोस्तों 100% जरूरी है और आप लोग लिख लीजिए, आप लोग दोस्तों लिख लीजिए। ये प्रश्न आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न को आप लोग कॉन्सेप्ट में पूरे अपने दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के लिए दोस्तों कह रहा है, डीएनए किस पर हाइपरक्रोमेसिटी दर्शाता है? डीएनए किस पर हाइपरक्रोमेसिटी दर्शाता है? यहाँ पे देखिए हीटिंग, कूलिंग और देखिए क्रिस्टलाइजिंग और बी है यहाँ पे दोस्तों डी है रेप्लिकेशन। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। तो दोस्तों डीएनए जो हाइपरक्रोमेसिटी दर्शाता है ये मुख्य रूप से दोस्तों हीटिंग पर दर्शाता है। यहाँ पे आपका विकल्प ए जो है ये करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। आप लोग इस प्रश्न को जरूर याद कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये अगला प्रश्न आप सभी के लिए भी काफी जरूरी है। डीएनए में पाए जाने वाले शर्करा कौन है? देखिए दोस्तों, हेक्सोस, बी है दोस्तों हेप्टुलोस, सी है दोस्तों पेंटोस, डी है दोस्तों जाइलुसोस। तो याद दोस्तों, डीएनए में जो पाए जाने वाले प्रमुख शर्करा होता है वो पेंटोस होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिए। देखिए दोस्तों, अभी मेरे पास जो है दोस्तों बहुत सारे पैड स्टूडेंट हैं। यहाँ पे पैड स्टूडेंट को हम क्या किए दोस्तों कि सिलेबस पर आधारित दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट
पॉइंट टू दोस्तों पॉइंट, जितना सिलेबस में आपका पॉइंट है पॉइंट टू पॉइंट हम साइंस का पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए हैं जो भी पैड वाले स्टूडेंट है सभी को। तो जो पैड वाले स्टूडेंट है आप सब जो इसको दोस्तों आप लोग नहीं छोड़िएगा, ठीक है। ये पीडीएफ हम पैड ग्रुप में डाल दिए। अगर आप लोग को भी हमारे पैड वाला पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पर एक मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा पैड वाले, आप लोग दोस्तों पैड वाले पीडीएफ से डीएलएड का तैयारी कीजिए दोस्तों। 100% आपका हम गारंटी लेते हैं दोस्तों, 100% गारंटी लेते हैं आपका कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। साइंस, सोशल साइंस और हिंदी का हम आपको पैड पीडीएफ प्रोवाइड किए हैं। देखिए दोस्तों आप लोग एक बात समझ लीजिए कि हमेशा दोस्तों आप लोग लक्ष्य की ओर भागिए, क्योंकि दोस्तों आप असफल इंसान का दुनिया में कोई भी पूछ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अगर आप असफल हैं तो आप दुनिया में नालायक इंसान है। इसलिए दोस्तों सफल बनना है तो लक्ष्य के पीछे भागो। कभी भी कहीं भी कुछ करने से पहले ऐसा मत करो कि हमसे नहीं होगा दोस्तों, हमेशा कुछ अलग करने के लिए सोचो दोस्तों। हम आपको दिशा निर्देश दे रहे, हमेशा सफल बनो, क्योंकि सफल बनने से आपके माता पिता भाई परिवार सबकी दोस्तों इज्जत बढ़ेगा। क्योंकि आजकल दुनिया में दोस्तों सब है कि कौन सफल करेगा उसी का सब है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आप लोग ऐसे डीएनए में पाए जाने वाली जो प्रमुख शर्करा है वो पेंटोस होता है, यहाँ पे आपका विकल्प सी जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पे डीएनए में जो थायमिडाइन द्विभाजी संरचना होती है वो किसके कारण होती है? डीएनए में थायमिडाइन द्विभाजी संरचना किसके कारण होता है? एक लाइन में समझ लीजिए दोस्तों, ये यूवी किरणों के कारण होता है। डीएनए में थायमिडाइन द्विभाजी संरचना किसके कारण होता है? ये मुख्य रूप से दोस्तों यूवी किरणों के कारण होता है। छाप लीजिए आप अपने माथा में, यही सब प्रश्न, ये ऐसे प्रश्न है जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग अपने माइंड में छाप लीजिए इस प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये अगला प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों। देखिए कहता है कि एक डीएनए में 20,000 बेस जोड़े होते हैं। एक डीएनए में कितने हजार जोड़े बेस जोड़े होते हैं? तो 20,000। अब बोल रहे हैं इनमें कितने न्यूक्लियोटाइड उपस्थित होंगे, इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड उपस्थित होंगे? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो देखिए डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये दुगुना होते हैं। अगर मान के चलिए आपके डीएनए में 10,000 बेस है, 10,000 बेस है तो इसको 2 से गुना कर दीजिए, ये आपका कितना हो जाएगा दोस्तों? ये आपका 20,000 इसमें न्यूक्लियोटाइड उपस्थित होंगे। 20,000 बेस जोड़े होते हैं किसमें? डीएनए में। एक डीएनए में 20,000 बेस जोड़े होते हैं। अगर इसमें न्यूक्लियोटाइड की बात किया जाए तो ये 40,000 होंगे। याद रखिएगा यहाँ पे आपका विकल्प भी जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों आप लोग को कहीं झरझर की आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि हम आप के लिए जो अभी वीडियो बना रहे हैं ये अभी पूरा बारिश हो रही है इधर, ठीक है दोस्तों, अभी पूरा बारिश हो रहे। आप लोग को थोड़ा वीडियो का साउंड भी गड़बड़ सुनाई दे रहे होंगे तो आप लोग, लेकिन आप लोग छोड़ के मत दिए, वीडियो को आप लोग पूरे ध्यान से देखिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे जीन क्या होता है? तो जीन हम लोग इसको दोस्तों ये क्या है? डीएनए का एक भाग है। क्या है दोस्तों? ये डीएनए का एक भाग है। जीन आनुवांशिकता का एक सूचक होता है। ये डीएनए का एक भाग है। जीन क्या है? डीएनए का एक भाग है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। ये देखिए दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जीन किसके बने होते हैं? तो देखिए जीन जो बने होते हैं दोस्तों, ये दोस्तों पॉलीन्यूक्लियोटाइड से, ये किससे बने दोस्तों? पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। जीन किससे बने होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड से जीन बने होते हैं। याद कीजिए दोस्तों, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से क्या मिलके बने होते हैं दोस्तों? जीन बने होते हैं। जीन, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों आप सभी के लिए, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। पैड वाले जो भी स्टूडेंट है आप लोग A to Z इस प्रश्न, ऐसे प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आपके पीडीएफ में ये सब प्रश्न रह जाए और परीक्षा भी खत्म हो जाए, आप लोग पढ़े नहीं। चलिए अगला देख लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पे आप सभी के लिए, आरएनए एक बहुलक अणु है। आरएनए क्या है दोस्तों? एक बहुलक अणु है। इसका पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए आरएनए का जो पूर्ण रूप होता है वो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या दोस्तों? राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। राइबो न्यूक्लिक एसिड किसका बहुलक दोस्तों पूर्ण रूप है? तो ये आरएनए का, क्या दोस्तों? आरएनए का, राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए का, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों आरएनए का कोशिका में क्या कार्य होता है? प्राथमिक कार्य। तो देखिए दोस्तों आरएनए जो होता है ये मुख्य रूप से प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। यहाँ पे आपका विकल्प भी जो सही हो जाएंगे। आपको पूछ सकता है आपकी एंट्रेंस एग्जाम में कि कोशिका में आरएनए का क्या कार्य है दोस्तों? आरएनए
आरएनए का क्या कार्य है? तो कोशिका में जो आरएनए है इसका मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण। यहाँ पे आपका विकल्प भी जो है करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये प्रश्न आपके लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, इस प्रश्न को आप लोग अभी याद कर लीजिए। देखिए दोस्तों, राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसको हम लोग दोस्तों आरएनए बोलते हैं, इसको सीधा आप लोग समझिए आरएनए। क्या दोस्तों? आरएनए। तो देखिए दोस्तों, आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन युक्त क्षार उपस्थित नहीं होता है? आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन युक्त क्षार उपस्थित नहीं होता है? आप लोग के सामने 4 ऑप्शन है, साइटोसिन, एडिनिन, थाइमिन, गुआनिन। तो देखिए, अगर आप लोग को बोले आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन युक्त क्षार उपस्थित नहीं होता है, तो आप लोग थाइमिन याद रखिएगा, ये आरएनए में उपस्थित नहीं होता है। ये क्या दोस्तों? ये नाइट्रोजन युक्त क्षार है। यहाँ पे थाइमिन, ये थाइमिन क्या दोस्तों? नाइट्रोजन युक्त क्षार है जो कि दोस्तों आरएनए में अनुपस्थित होता है। यहाँ पे आपका विकल्प सी सही जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न यहाँ पे आप सभी के दोस्तों, आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन सा बेस होता है? देखिए, एडेनाइन, गुआनाइन, यूरेसिल और देखिए दोस्तों साइटोसिन। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो थाइमिन के स्थान पर जो बेस पाया जाता है आरएनए में दोस्तों, आरएनए में थाइमिन के स्थान पर जो बेस पाया जाता है वो दोस्तों यूरेसिल होता है। क्या दोस्तों? यूरेसिल होता है। यहाँ पे आपका विकल्प सी जो है वो करेक्ट गया। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, राइबोजाइम्स होते हैं। देखिए, ये डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, राइबोजेंस जो होते हैं, जाइम्स जो होते हैं, वो आरएनए होता है। क्या दोस्तों? आरएनए होता है राइबोजाइम्स। यहाँ पे आपका विकल्प बी करेक्ट गया। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपको क्रोमोसोम में पाया जाता है। दोस्तों बारिश जो है ना धीरे धीरे तेज हो रहा है, ठीक है दोस्तों। मुझे बारिश बहुत पसंद है, बट आप लोग को ये जो वॉइस थोड़ा जा रहे होंगे साउंड सब, क्योंकि बारिश तेज हो रही है। तो आप लोग दोस्तों देखिए, क्लास को पूरी ध्यान से कीजिए, क्योंकि पढ़ना है। हम लोग को कभी खराब ध्वनि भी आ जाती है ना, तो उससे हम लोग को दिक्कत नहीं लेना है अपने मन में, हम लोग को मेहनत करना है। तो देखिए, क्रोमोसोम में जो दोस्तों पाए जाते हैं, ये डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन, ये सभी एक क्रोमोसोम में पाया जाता है। क्या दोस्तों? क्रोमोसोम में डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन ये सभी पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, समान कोशिकाओं में डीएनए से आरएनए तक आनुवांशिक जानकारी के प्रवाह की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इसको दोस्तों हम लोग प्रतिलेखन कहते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलिए बढ़ते हैं। प्रश्न दोस्तों यहाँ पे, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? तो यहाँ पे आपका 46 हो गया। अगर बात करें तो ये 23 जोड़ा होता है। कितने दोस्तों? 23 जोड़ा होता है। और ये 23 जोड़ा होता है। और अगर संख्या बोले तो 46, जोड़ा बोले तो 23 होता है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न आ गया, मानव शरीर की कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी होती है? क्रोमोसोम पेयर्स कितनी होती है? ये 23 जोड़ा होता है। संख्या का बात करें तो 46 होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बारिश तेज हो रहा है दोस्तों, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग 70 तक पूरा इनको छोड़ देते हैं अभी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, जो चिंपांजी की कोशिका में जो पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या होती है, क्रोमोसोम पेयर्स होते हैं, तो ये कितना होती है? तो ये दोस्तों 24 होते हैं। कितने दोस्तों? 24 गुणसूत्रों की जोड़ा 24 होते हैं। और इसमें अगर बात करें चिंपांजी में तो ये 48 संख्या में होती है। इसमें गुणसूत्र की संख्या 48 होती है, जोड़ा 24 होते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते। देखिए प्रश्न है, बंदर की कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी होती है? अगर दोस्तों मनुष्य की कोशिका की बात करें तो मनुष्य में 23 जोड़ा होता है। चिंपैंजी में दोस्तों कितना दोस्तों? ये आपका 24 जोड़ा होता है। और अगर आपका यहाँ पे अगर बंदर की बात करें दोस्तों, तो इसमें दोस्तों आपका 21 जोड़ा होता है। समझ रहे आप लोग? चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न दोस्तों यहाँ पे, रसायनों का एक समूह है जो कोशिका विभाजन और पौधे के गठन को प्रभावित करता है। तो देखिए ये जो था दोस्तों, ये साइटोकाइनेसिस होता है। ये साइटोकाइनेसिस एक ऐसा रसायन समूह है जो कोशिका विभाजन और पौधे के गठन को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे अभी आपको 70 प्रश्न क्लियर करा दिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को आज का ये क्लास पसंद आए हो। तो दोस्तों अगर आप लोग पेड वाला PDF लेना चाहेंगे, आपने बेहतरीन तैयारी की, तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज करके ले सकते हैं। और साथ ही आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। कल आपको 71 नंबर से प्रश्न कराएंगे, तो आप लोग कल वाला क्लास मत भूलिएगा। तो आपको मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।